जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अनिल स्टडी पॉइंट में। मैं आपका दोस्त अनिल कुमार प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी के बारे में। जो आपकी दोनों किताबें हैं, इनका विस्तृत विश्लेषण आपको इस में मिलेगा और जो आपका पूरा सिलेबस है उसका पूरा कंप्लीट मैं एनालिसिस करने वाला हूँ। भूगोल के जो वे सभी महत्वपूर्ण अध्याय और प्रश्न भी बनने वाले, जितने भी प्रश्न यहाँ से बनेंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण टॉपिक्स कौन कौन से हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। जिस भी छात्र के जो है कक्षा 12 में भूगोल है, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी पता चले कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनकी उन्हें तैयारी अच्छे से करनी है ना। सभी कहते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, बच्चे बोल रहे थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, चैप्टर बता दो, तो उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है ना। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो पूरी किताब होती है ना वो महत्वपूर्ण होती है। आप जो है आपकी दोनों किताबें हैं, आप ढंग से उनकी रीडिंग लगा लीजिए और उनमें से जो भी आपको इनके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट लगे उनको ज़रूर आप एक बार अच्छे से रिवाइज़ करें, ढंग से याद कर लें, है ना। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे वो मैं आपको साथ में बताता रहूँगा, है ना। तो एक तरह से आपका ये पूरा कंप्लीट रिवीजन की तरह होगा, है ना। इसमें आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और आपके आंखों के सामने पूरा सिलेबस एक बार मैं लेकर आने वाला हूँ, जिसमें आप ढंग से देख लेंगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ें याद हैं, कौन कौन सी आपको पढ़नी है और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अभी आपने नहीं पढ़ा है ना। तो ये पूरा आपका एक कंप्लीट एनालिसिस होगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं सेशन को। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 12 भूगोल, है ना, उसमें आपकी दो पाठ्य पुस्तकें दी गई है। एक तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो कि आपकी पहली किताब है और दूसरे है भारत का भूगोल और अर्थशास्त्र जो कि दूसरी किताब है ना। अब इनमें हम बात करें तो आपका जो पहले एक किताब को देखेंगे उसके बाद दूसरी किताब को देखेंगे। पहली किताब आपकी जो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसमें आपका पहला चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र, है ना। मानव भूगोल की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। आपको सबसे पहले तो मानव भूगोल का सामान्य परिचय पढ़ना है। मानव भूगोल की जो है मानव भूगोल का परिचय पढ़ना है, जिसमें उसका जनक कौन है, उसकी जो है किताब कौन सी है, उसकी शिष्या कौन है, ये सारी बातें आपको इसमें पढ़नी है। इसके बाद परिभाषाएं, मानव भूगोल की कौन कौन सी परिभाषा है। मुख्य रूप से आपकी किताब में 3 परिभाषा दे रखी है, जिनमें से आपको 2, एक तो रेड जेल की और एक एलन सैंपल की, दोनों में से एक कंठस्थ कर लेनी है क्योंकि एग्जाम में जरूर आने वाली है इनमें से। और प्रमुखवाद, अब प्रमुखवाद में देखिएगा प्रमुख रूप से आपके प्रकृतिवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद है। इन तीनों वाद को आपको याद कर लेना है। उसके बाद हम बात करें जो आपकी विश्व जनसंख्या, जो दूसरा चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। अब देखिएगा यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो जाते हैं दूसरे चैप्टर से ही। जनसंख्या वितरण का प्रारूप आपको याद करना है कि विश्व में जो है जनसंख्या का वितरण किस प्रकार है, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जनसंख्या घनत्व महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। जनसंख्या घनत्व को आपको ढंग से तैयार कर लेना है। परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, पिछली बार भी आया था, इस बार भी आ सकता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देंगे तो वहाँ भी जनसंख्या घनत्व से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। उसके बाद जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी एक अच्छा सा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जो 3 प्रकार के कारक हैं वो आप ढंग से याद कर लीजिएगा, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है वो वाले कारक, है ना। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि एक अच्छा टॉपिक है। जनसंख्या वृद्धि की आपको परिभाषा याद करना है। जनसंख्या वृद्धि किन कारकों से होती है, उन कारकों को आपको अच्छे से याद करना है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाए। पिछली बार भी पूछा गया एग्जाम में कि जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। तो प्रभावित करने वाले घटक वही आ जाएंगे जो कारक एक ही मान के चलिए, वही आपकी जनसंख्या में एक तो जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये 3 महत्वपूर्ण कारक होते हैं। इनको और विस्तृत करोगे तो अशोधित जन्म दर, फिर अशोधित मृत्यु दर, इस प्रकार आप गहराई में जब जाओगे इनके तो वो भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। उसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक इस पार्ट में आता है, वो है जननांगीय संक्रमण सिद्धांत, है ना। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि अगर हम देखें तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ डीपली नहीं पढ़ना है। सीधा सा आपको याद करना है कि जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में खेतीहर व्यक्ति थे, जो उनका क्या हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ और वे द्वितीयक क्रियाओं में लग जाते हैं। उनका जो अशिक्षित था वो शिक्षित हो गया, जो गाँव में रहता था वो नगर में रहने लग गया। बस इतना सा सिद्धांत है, ज़्यादा आपको इसमें डूबने की ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद मैं आगे बात करूं तो अगला जो आपका पार्ट था वो था जनसंख्या संगठन। कौन सा था? जनसंख्या संगठन का, जो कि हट चुका है, तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है ना। इसके बाद ये आप अगले जो आपकी दूसरी किताब है वहाँ पर इसको ढंग से पढ़ लोगे तो बात वही हो जाएगी फिर से। उसके बाद मानव विकास। मानव विकास जो है आप यहाँ पढ़ लोगे तो आपकी दूसरी किताब में बिल्कुल हटा दिया गया है मानव विकास को। यहाँ से देखिए तो मानव विकास में आपको क्या पढ़ना है? मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? वही समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, ये 4 स्तंभ पूछ सकता है। उपागम, उपागम पिछली बार पूछे गए हैं तो इस बार भी चांसेस हैं कि चारों पूछ ले। तो आपको वही 4 उपागम, आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम, क्षमता उपागम, इस प्रकार आपको उपागम याद करना है। मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है? मानव विकास का जो है सूचकांक का प्रतिपादन कब किया गया था? मानव विकास रिपोर्ट का प्रतिपादन किसने किया था? इस प्रकार आपको ये महत्वपूर्ण बिंदु याद रखने हैं। वही क्वेश्चन बनता है कि किन 2 अंकों के बीच में किया जाता है मापन? तो 0 से 1 के बीच में मापन किया जाता है ना। तो इस प्रकार आपको इन चीज़ों को याद कर लेना है। उसके बाद प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, है ना। तो प्राथमिक क्रियाएं आपको याद रखनी है कि प्राथमिक क्रियाओं में आपको महत्वपूर्ण जो याद रखना है, इसमें बहुत सारी दे रखी है, लकड़ी काटना दे रखी है, आखेट दे रखी है, इस प्रकार की बहुत सारी क्रियाएं दे रखी है 7-8। तो आपको सारी में डिटेल में नहीं जाना है, आपको डिटेल किन की पढ़नी है वो मैं बताऊं। तो एक तो पशुचारण जो बिंदु है वो इंपॉर्टेंट है। पशुचारण में आपको पशुचारण के प्रकार याद करने हैं ढंग से, दोनों प्रकार, जो चलवासी पशुचारण का और वाणिज्यिक पशुचारण का, दोनों महत्वपूर्ण बिंदु हैं, दोनों को ढंग से याद कर लेना है। उसके बाद कृषि के प्रकार आपको दे रखे हैं, आपको जो है इसमें 7-8 प्रकार दे रखे होंगे कृषि के, उन 7-8 प्रकारों को एक बार ढंग से पढ़ लेना है, जिनमें अलग जो लगे ना आपको थोड़ा, जैसे रोपण कृषि अलग लगती है, स्थानांतरित कृषि अलग लगती है, तो इन चीज़ों को आप ढंग से पढ़ें, क्योंकि स्थानांतरित कृषि जो है खुद में खुद बड़ा टॉपिक है और वहाँ से जो है बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि उसको किस देश में किस नाम से जाना जाता है, भारत में खुद उसके 2-3 नाम हैं। तो इस प्रकार आप उनको जो उसके उपनाम हैं उन पर ज़्यादा गौर करें, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन ढंग से बनाया जा सकता है। तो आप ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं ना उन पर ज़्यादा गौर करें, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। उसके बाद द्वितीयक क्रियाएं। अब द्वितीयक क्रियाओं में जो द्वितीयक क्रिया है ना वो किसका पार्ट है? विनिर्माण उद्योग का। विनिर्माण उद्योग का पार्ट है। तो आप इसमें जो है एक तो ये एक मैंने अलग से नोटिस किया इस टॉपिक को, क्योंकि इससे क्वेश्चन पिछली बार आया था कि आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो आप इसमें 4-5 विशेषता दे रखी है, तो उनमें से 1 या 2 को ढंग से याद कर लें, है ना। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। वह कौन कौन से कारक है जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? जैसे कच्चे माल हैं, खाने हैं, और श्रम शक्ति है, आय है, पूंजी है। ऐसे जो कारक है जो कि प्रभावित करते हैं उद्योगों की अवस्थिति को, उनको आप याद करें। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण ढंग से पढ़ना है, कौन कौन से विनिर्माण के उद्योग हैं, जिसमें आपके आकार के आधार पर वर्गीकरण दे रखा है। जो होता है ना, वृहद उद्योग होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, इस प्रकार इनका वर्गीकरण ढंग से याद करना। याद इनमें आप देखो नाम पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएगा, ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है कि भाई आपको याद नहीं होगा, याद हो जाएगा। कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर सीधे से हैं कि भाई कृषि आधारित कच्चा माल होता है, वन आधारित कच्चा माल होता है। अब इन पर आधारित जो उद्योग हैं, 1 या 2 उद्योग का नाम याद कर लो और जो उद्योग है वो याद कर लो, परिभाषा और नाम वगैरह उदाहरण याद कर लो, बस, ज़्यादा नहीं है। जो जैसे एक होता है उत्पाद के आधार पर, उत्पाद के आधार पर उद्योग होते हैं। जैसे एक तो होता है कि जैसे कोई प्रोडक्ट बनता है तो वो प्रोडक्ट बनते ही ख़त्म हो जाता है, और दूसरा होता है जो वो प्रोडक्ट जो है ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता है, दूसरे प्रोडक्ट का काम करता है। तो इस प्रकार जो प्रोडक्ट के आधार पर जो होते हैं ना आपके उद्योग, उनको आपको याद करना है। स्वामित्व के आधार पर जैसे सार्वजनिक होते हैं, है ना। उसके बाद जो सार्वजनिक कह दो या उन्हें सहकारी कह दो, आप सहकारी उद्योग होते हैं। उसके बाद निजी होते हैं। तो इस प्रकार जो उद्योगों का वर्गीकरण है वो आपको याद करना है। इनके नाम अगर आप पढ़ोगे ढंग से और परिभाषा पढ़ोगे ढंग से तो आपको याद हो जाएगा, ऐसी कोई हार्ड बात नहीं है ना। उसके बाद अब हम बात करें तृतीयक और चतुर्थक जो क्रियाकलाप हैं, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप, इनमें जो है आप एक तो व्यापार वाणिज्य वाला टॉपिक लगता है आपके, इसमें आप व्यापार के प्रकारों को ढंग से याद करें। व्यापार के जो प्रकार दे रखे हैं आपके, जैसे फुटकर है ना, फुटकर व्यापार है, स्वच्छंद व्यापार है, जो खुला व्यापार होता है वो है, एक जो है बड़े पैमाने पर जो थोक व्यापार होता है। तो आप इनके प्रकार याद कर लें, विशेषताएं याद कर लें। क्वेश्चन इस देखो एक तो क्या बनता है, क्वेश्चन है तो प्रकार पूछेगा या विशेषताएं पूछेगा, है ना। लाभ पूछ सकता है,
ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं। उसके बाद परिवहन और संचार, जो एक खुद बड़ा टॉपिक है। परिवहन और संचार आपको 2-3 बार पढ़ने को मिलेगा। आप यहाँ पर भी परिवहन और संचार के बारे में पढ़ोगे, उसके बाद दूसरी किताब में पढ़ोगे, इसमें खुद अगला एक पार्ट आएगा उसमें पढ़ोगे। तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। परिवहन में क्या है, एक तो परिभाषा याद होनी चाहिए, परिवहन के जितने भी प्रकार हैं, कौन कौन से परिवहन के प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो इनमें इतना लोड लेने की जरूरत नहीं। संचार है, संचार एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें संचार के आपको याद करना है, संचार के प्रकार बताने हैं, संचार किन माध्यम, ऐसे क्वेश्चन आता है कि दूरसंचार किसे कहते हैं, संचार की परिभाषा बताइए। तो ऐसे प्रश्न आने वाले हैं, तो इनकी आपको ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है और याद कर लेना है बस, है ना। उसके बाद मैं बताऊं चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। चतुर्थक व्यवसाय जो कि तृतीयक व्यवसाय का एक पार्ट है और उसमें थोड़ी उच्च क्षमता वाले, और पंचम में फिर उससे उच्च क्षमता वाले व्यक्ति शामिल किए गए हैं, है ना। तो ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है। मैं तो ये कहूँगा कि आपको जो 5 व्यवसाय दे रखे ना, इन 5 को एक बार ढंग से पढ़ लेना, इनके उदाहरण पढ़ लेना, तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन जाने वाला है नहीं। तो व्यवसाय वाला था वो कॉन्सेप्ट ख़त्म। उसके बाद हम अगली बात करें, अगला पार्ट आ गया आपके परिवहन एवं संचार वाला। अब इसमें आपको क्या करना है कि जितने भी आपके नक्शे दे रखे हो ना, तो उन नक्शों को ढंग से देखना, उनमें जो मानचित्र हैं उनमें आप देखना कि कौन सी जगह कहाँ पर हैं। और एक टॉपिक लगता है आपका नहर, परिवहन में नहर वाला है, तो आप नहरें ढंग से देख ले कि कौन कौन सी नहरें हैं, जो कि आपकी स्वेज नहर है, किन महासागरों को जोड़ती है, पनामा नहर है, किन महासागरों को जोड़ती है ना, किन देशों में स्थित है। तो ये ऐसी बातें आपको याद रखनी है। परिभाषाएं, जो कि आपको परिवहन एवं संचार की परिभाषा याद रखनी है। कोई इंपॉर्टेंट अगर परिभाषा आपको किताब में दिखे तो वो याद करनी है ना। ये हो जाएगा इसमें। उसके बाद हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अगला जो आपका पार्ट है, 9वां पार्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब इसमें आपको क्या करना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार याद करने हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकार कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है ना। वो होता है एक द्विपार्श्विक, जो द्विपार्श्विक है, और बहुपार्श्विक है। तो आपको दोनों प्रकार ढंग से याद करने हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार कौन कौन से, वो याद करने हैं। विश्व व्यापार संगठन क्या होता है, ये याद करना है। इसके बारे में आपको ढंग से तैयार कर लेना विश्व व्यापार संगठन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक यहाँ पर था प्रादेशिक व्यापार समूह, जो आपकी एक सारणी बनी हुई है, वो सारणी अब हट चुकी है। इस बार आपको वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आपका जो अगला पार्ट है मानव बस्तियाँ, ये आपके हट चुका है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना खत्म। आप यहाँ से इसको छोड़ सकते हो। अब हम बात करते हैं आपकी दूसरी किताब के बारे में, भारत के लोग और अर्थव्यवस्था, जिसमें आपको भारत के जनसंख्या के बारे में पढ़ना है और भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। आपका पहला पार्ट यहाँ पर है जनसंख्या का, जिसमें आपको जनसंख्या का वितरण बताना है कि भारत में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार पाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, निम्न जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, भारत में सर्वाधिक। अब दूसरा टॉपिक घनत्व। घनत्व आपने पिछले पार्ट में पढ़ा था, यहाँ पर पढ़ रहे हो, तो आपको यहाँ पर घनत्व की जो है परिभाषाएँ वगैरह सब कुछ याद है। तो आपको घनत्व के प्रकार देख लेने हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्रकार दे रखे होंगे, आर्थिक, कायिक, कृषि, इस प्रकार की जो कृषि घनत्व वगैरह, इनकी परिभाषाएं देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पर घनत्व आपको भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश, मतलब किस राज्य का है, सबसे कम किस राज्य का है, ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ से याद कर लेने हैं। वृद्धि की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि को, भारत में जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है ना, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ से तैयार कर लेने हैं। लिंगानुपात के बारे में आप पढ़ चुके हो, तो भारत में जो लिंगीय संरचना है उसके बारे में ढंग से पढ़ना है। जो प्रमुख कार्यक्रम चलाए गए हैं भारत में लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारत में जो है मतलब लैंगिक अनुपात किस प्रकार का है, ऐसी बातें जो आपको है इस पार्ट में आपको ढंग से याद कर लेनी है ना। उसके बाद मैं आगे बताऊँ आपको, तो आपका दूसरा जो पार्ट है वो हट चुका है, तीसरा पार्ट हट चुका है इस किताब का, तो आपको ये दोनों पार्ट स्किप कर देने हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाना है, और अगला जो पार्ट आपके आने वाला है वो है मानव बस्तियाँ। कौन सा है? मानव बस्तियाँ। मानव बस्तियों में आपको दोनों प्रकार की बस्तियाँ पढ़नी है, ग्रामीण बस्तियाँ पढ़नी है और नगरीय बस्तियाँ पढ़नी है। ग्रामीण बस्तियों में आपको ग्रामीण बस्तियों के प्रकार पढ़ लेने हैं, जो मुख्य रूप से आपको ग्रामीण बस्तियों के प्रकार याद रखने हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं बताइए, है ना, ग्रामीण बस्तियों की विशेषता बताइए, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार बताइए, ग्रामीण बस्तियाँ मुख्य रूप से किन किन भागों में बांटी गई हैं,
प्रश्न की प्रकृति को आप ढंग से समझिएगा, उसके बाद अपना उत्तर लिखिएगा। देखो, प्रकार की अगर मैं बात करूं तो जो प्रकार है मुख्य रूप से 4 प्रकारों में बांटा गया है, जो कि गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्ली और एकाकी प्रकार की बस्तियां होती हैं। जो गुच्छित जो पास पास होती है वो गुच्छित, अर्धगुच्छित वो उनसे कम होती है, और पल्ली जो है आपके जो ढाणी वगैरह होते हैं उस टाइप की बस्ती, और जो लास्ट है आपकी एकाकी, एकाकी होती है जो रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है, ऐसे इलाकों में पाई जाती है जहाँ पर जनसंख्या कम होती है। जैसे कोई पूरे क्षेत्र में एक ही जो है मकान हो, ऐसी बस्तियाँ कैसी कहलाती हैं? एकाकी बस्तियाँ कहलाती हैं। उसके बाद नगरीय बस्तियाँ आपको पढ़नी हैं। नगरीय बस्तियों में आपको देखना है कि कौन कौन सी नगरीय बस्तियां भारत में विकसित हुई हैं। इसमें आपको जनसंख्या के आधार पर जो है, जनसंख्या के आधार पर जो भारतीय नगरों का वर्गीकरण किया गया उसको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि वो आपकी कोर्स से हटा दिया गया है। अगर आप पढ़ना चाहो तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 4 या 5 लाइन का टॉपिक है, ढंग से तैयार करो तो हो जाएगा। उसके बाद भारत में नगरीकरण। भारत में नगरीकरण को आपको पढ़ना है कि भारत में नगरीकरण की प्रवृत्तियाँ क्या रही है ना, भारत में नगरीकरण का क्या योगदान है। ऐसे क्वेश्चन आप मतलब कि भारत में नगरीकरण के बारे में बताइए, है ना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। भारत में नगरीकरण के बारे में बताइए, या भारत के नगरीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अन्य नगरों की परिभाषा आप याद रख सकते हो, जिसमें गैरिसन नगर इंपॉर्टेंट लगता है, गैरिसन नगर की परिभाषा पूछी जा सकती है। और भी दे रखे उसमें पत्तन नगर हैं बहुत सारे, पोर्ट वगैरह पास में है तो उसके लिए नगर, है ना, ऐसे पर्यटन नगर होते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रकार दे रखे हैं उनको आप एक बार देख लें। एक स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, जहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन अगर आपके लिए बनाया जाए तो बन सकता है, तो आप इसको भी एक बार नज़र में निकाल लें। उसके बाद हम बात करें भू संसाधन और कृषि की। अगला जो पार्ट है आपका वो है भू संसाधन तथा कृषि। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, भू उपयोग का वर्गीकरण। भू उपयोग का वर्गीकरण मैंने कक्षा में भी समझाया था एक बार, कि आप ढंग से देखो तो भूमि का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया गया है ना। तो जो 8-9 क्षेत्र बताए गए हैं उनको आप ढंग से देख लें, ज़्यादा हार्ड नहीं है वो भी, आप बस एक बार पढ़ेंगे उसमें आप उनको अर्थ समझ जाएंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उनकी शुरुआत हो जाती है। उसमें आप भारत में फसल ऋतुएं देखेंगे, जिसमें आपको जो वही खरीफ, रबी और जायद के आधार पर, जायद जो ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण है वो याद कर लेना है। कृषि के प्रकार, जिसमें आप कृषि के प्रकार पढ़ोगे सारे, गहन निर्माण कृषि होती है, मतलब कि जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना वही आपको यहाँ पढ़ना है। तो कृषि के प्रकार आपको एक बार ढंग से पढ़ लेने हैं, इतना हार्ड नहीं है। उसके बाद खाद्यान्न फसलें। अब खाद्यान्न फसलों में आपको जो मुख्य रूप से 2 खाद्यान्न हैं, गेहूँ और चावल, तो आपको इनको ढंग से तैयार कर लेना है, क्योंकि या तो क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि चावल के उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं और इसका जो है भारत में उत्पादन क्षेत्र बताइए, या इस प्रकार आएगा गेहूं के लिए प्रमुख आवश्यक दशाएं बताइए और इसका उत्पादन क्षेत्र भारत में बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, है ना। गेहूँ का आ सकता है, चावल का आ सकता है, एक मैंने बताया कपास का भी आ सकता है ना, कपास का भी यहाँ से आ सकता है। क्वेश्चन वही रहेगा कि कपास के उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी हैं और भारत में उसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं। एक्स्ट्रा में मैंने लिखवा दिया यहाँ पर गन्ना, आप गन्ना भी याद कर सकते हो। मतलब देखिए, मेरी बात सुनिए, आवश्यक दशाएं वही रहेंगी, वर्षा कितनी चाहिए, तापमान कितना चाहिए, है ना, उनके लिए दे रखा होगा, वातावरण वगैरह जो आपके महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं उनको आप एक बार पढ़ लें। सब में लगभग थोड़ा बहुत अंतर आएगा, बाकी सब चीज़ें समान रहने वाली हैं। उत्पादन क्षेत्र एक बार नक्शे में आप ढंग से देख लें कि किस फसल का उत्पादन किस क्षेत्र में ज़्यादा होता है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि भारतीय कृषि की जो है समस्याएं बताइए, भारतीय कृषि की समस्याएं बताइए। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये हो सकता है। मैं 5-7 जो समस्या दे रखी है उनको एक बार ढंग से पढ़ लें तो आपको ये यहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद जल संसाधन। अब जल संसाधन जो पार्ट है, इस पार्ट में आपको 2 प्रकार के जल संसाधन बता रखे हैं, जो धरातलीय जल संसाधन है और भौम जल संसाधन है। तो आपको इनका एक वर्गीकरण दे रखा है छोटा सा, वो वर्गीकरण आपको याद कर लेना है। मैंने कक्षा में बताया था तो आपको याद होगा। और प्रदूषण,
देखो जल प्रदूषण क्या होता है इसके बारे में आप आने वाले पार्ट में पढ़ोगे, तो आपको एक बार यहाँ पढ़ लेना है, उसके बाद आगे पढ़ना है। उसके बाद संभर प्रबंधन, देखो जल का जो है जल संभर प्रबंधन क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके लिए प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से चलाए जा रहे हैं उनके बारे में पढ़ना है। भारत में जल की कमी किस प्रकार है ना, उसके बारे में पढ़ना है। जल की मांग क्यों लगातार बढ़ती जा रही है इसके बारे में आपको पढ़ना है। और भारत में जल को लेकर क्या क्या समस्याएं हैं। तो देखिए ये छोटे छोटे टॉपिक है, बस नाम से बड़े लगते हैं, अगर आप इनको ढंग से समझोगे। मैं पहले ही कहता हूँ कि भूगोल रटने वाला विषय नहीं है, भूगोल एक समझने वाला विषय है, जिसको आप जितना समझोगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। तो आप एक बार इन चीज़ों को समझे ढंग से। उसके बाद खनिज तथा ऊर्जा संसाधन जो आपका 7वां पार्ट है, इसमें आपको खनिज के प्रकार याद करने हैं। अब खनिज के प्रकार 2 प्रकार से आपको याद करने हैं, धात्विक खनिज कौन कौन से, अधात्विक खनिज कौन कौन से। आपको इनकी परिभाषाएं याद करनी है, इनके उदाहरण याद करने हैं, इनकी विशेषताएं याद करनी है ना। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पर ऊर्जा संसाधन के प्रकार, तो आपको ऊर्जा संसाधन प्रकार, इसके ऊर्जा संसाधन के प्रमुख प्रकार पढ़ने हैं। कौन कौन से ऊर्जा संसाधन आपकी किताब में दे रखे हैं। परंपरागत ऊर्जा संसाधन ढंग से तैयार करना है, अपरंपरागत तैयार करना है। उसके बाद एक होता है नव्यकरणीय और अनव्यकरणीय ऊर्जा संसाधन, तो आपको इन दोनों को भी याद करना है। चीज़ें वही हैं, आपको बस उनके नाम बदलने हैं। आप अगर उनको समझेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएंगी वो चीज़ें, इतना हार्ड ये भी नहीं होगा। उसके बाद निर्माण उद्योग, ये आपका पार्ट हट चुका है, ये काफ़ी बड़ा पार्ट था और इससे जो है निबंधात्मक क्वेश्चन आने की संभावना थी। तो अगर ये पार्ट यहाँ से हट गया है, तो अब जो है ऊपर या नीचे वाले पार्ट, अब जो इससे ऊपर वाले पार्ट हमने अभी तक चर्चा करके आए हैं हम, उनमें से एक बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना है। मैं लास्ट में बताऊँगा आपको कौन कौन से जो है चैप्टर है जहाँ से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है और किन से आपके छोटे क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। उसके बाद अगला जो पार्ट है, पार्ट 9, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। इस पार्ट में आपको एक तो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है योजना आयोग है, या जिसे हम नीति आयोग कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन है, इसके उपाध्यक्ष कौन है, ऐसी छोटी छोटी बातें आपको यहाँ से इसमें कवर करनी है। उसके बाद अगला जो बिंदु दे रखा है इसमें, पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं। उनमें ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा, एक छोटा सा अगर कोई कार्यक्रम आपको दिखता है तो वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है सूखा संभावी क्षेत्र का विकास कार्यक्रम, जो भी क्षेत्र है जहाँ पर जो सूखा ग्रसित क्षेत्र है वहाँ पर कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं उनके विकास के लिए, वो कार्यक्रम आपको पढ़ने हैं। 1 या 2 कार्यक्रम में आपकी नाम दे रखे हो किताब में, उनको आप याद कर लें। उसके बाद सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास एक खुद टॉपिक है जिसमें आप सतत पोषणीय विकास की परिभाषा याद कर सकते हो, है ना। तो सतत पोषणीय विकास की परिभाषा, इसका महत्व, इसकी आवश्यकता, ऐसे जो बिंदु बनते हैं वो आप यहाँ से तैयार कर सकते हो। एक आपको इसमें दे रखा है इंदिरा गांधी नहर, तो इंदिरा गांधी नहर को आप तैयार कर लेना कि इसकी स्थापना कब हुई, या इसकी किसके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है ना, ये किस क्षेत्र में चलाया गया, इसका कारण क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। ऐसी छोटी मोटी बातें आप यहाँ से याद कर सकते हो। एक क्वेश्चन दे रखा था आपके कि सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के उपाय कौन कौन से, अब उसको बढ़ावा देने के उपाय कौन कौन से, उसके बारे में भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और इसकी भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आपका अगला जो पार्ट है वो है परिवहन और संचार। मैंने पहले भी कहा था कि परिवहन और संचार आपको बार बार पढ़ने को मिलेगा। इसमें आपको परिवहन के प्रकार ढंग से याद कर लेने हैं कि भारत में परिवहन के कौन कौन से प्रकार हैं, किस किस क्षेत्रों में इसका विकास किया गया है, किन किन परिवहन के साधनों से क्या क्या लाभ है ना, जो प्रकार है उनके क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानियाँ हैं, वो आपको पढ़ना है। भारत में परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उसको आपको तैयार कर लेना है। और संचार, तो मैंने खुद कहा था कि संचार खुद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको एक बार पढ़ लो कि इसकी परिभाषा याद कर लेना। इस दूरसंचार, संचार, संप्रेषण, ऐसी जो चीज़ें हैं उनको आप याद कर लें। उसके बाद हम बात करें तो आपका अगला पार्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इस चैप्टर में आपको क्या करना है कि प्रमुख जगह देखनी है, किन किन क्षेत्रों में जो है नक्शे दे रखे होंगे, उन सारे नक्शों को एक बार ढंग से देख लेना है। और भारत के प्रमुख पत्तन देखोगे आप, उसमें भारत के प्रमुख हवाई अड्डे देखने हैं आपको, कौन कौन से हवाई अड्डे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है आपको यहाँ पर मैं बताऊँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भारत में कितना योगदान है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कितना योगदान है,
है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का कितना योगदान है, ये कितना प्रतिशत योगदान है। तो ऐसे चीज़ें आप यहाँ से कवर कर लें। उसके बाद अगला पार्ट और लास्ट पार्ट है आपका भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं। जो मैंने पहले भी कहा था कि जल प्रदूषण आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, तो आपको जल प्रदूषण पढ़ना है। जल प्रदूषण में आपको इम्पोर्टेंट लगा के चलना है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो चला था उसके बारे में पढ़ना है, और भारत में जल प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं, या किन किन जो जल के स्रोत हैं उनमें जल प्रदूषण कहते किसे हैं, ऐसी चीज़ें आपको पढ़नी है। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, ऐसी चीज़ें आपको तैयार कर लेनी है ना। और एक लास्ट है गंदी बस्तियों की समस्याएं कौन कौन सी है। भाई गंदी बस्तियों की समस्याएं कौन कौन सी है वो भी आपको याद करनी है। तो दोस्तों आज हमने जो है भूगोल के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की, जितने भी महत्वपूर्ण पार्ट थे उनके बारे में चर्चा की। अब मैं आपके लिए आगे क्या सलाह देना चाहूँगा उसकी मेरी बात सुन लें कि आप एक काम कीजिएगा कि आपकी जो भूगोल है, भूगोल की दोनों किताबों में जो है आपको जो भी महत्वपूर्ण बिंदु लगे उनको एक बार ढंग से पढ़ लें। मैंने जितने महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं उनको ढंग से याद करें, इनको आप बिल्कुल ना छोड़ें। और मैंने लगभग पूरा एक किया है कि मैं पूरे मतलब कि सिलेबस को आपके साथ कवर करूं, दोनों किताबों का एक साथ मैंने विश्लेषण करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, तो जिसने एंड तक देखा होगा उसके समझ में आया होगा, जिसने नहीं देखा होगा वो उसके कुछ समझ में नहीं आया होगा, है ना। तो अब मैं बताऊं आपको कि इसमें आपके महत्वपूर्ण पार्ट कौन कौन से हैं जहाँ से बड़े क्वेश्चन बनने की संभावना है ना। तो बड़े क्वेश्चन जो बनने की संभावना है ना, वो मैं बता दूं। आपकी जो पहली किताब है उसमें बताऊं तो जो आपके ये तीनों पार्ट जो क्रियाकलाप वाला चैप्टर है, इसमें खासकर द्वितीयक क्रियाकलाप से क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार। तो ये कि द्वितीयक वाला हो सकता है, अगर द्वितीयक से नहीं आता है तो तृतीयक से आ जाएगा। पर मेरा कहना ये होगा कि ये व्यवसाय वाले पार्ट में से ही आपका एक बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप इन तीनों पार्टों को ढंग से तैयार कर लें। ये हार्ड भी नहीं है, इजी पार्ट है, और आप ढंग से इनको याद कर सकते हो, है ना। उसके बाद खासकर आप छठे पार्ट पर गौर कीजिएगा, एक बार इसको ढंग से देखिएगा। और उसके बाद मैं बताऊँ आपको का जो अगला दूसरी किताब में जो है आपके बड़ा क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है उसकी मैं बात करूँ तो आपका जो पांचवा पार्ट है, कौन सा पांचवा पार्ट में मैंने ये बताया है आपकी खाद्यान्न फसलें जो दे रखी हैं, या जो फसलों वाला पार्ट है आपका कृषि का जो टॉपिक है, कृषि का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूरा पार्ट ढंग से पढ़ना है। इसमें भारतीय कृषि की समस्याएं आपको याद करनी है, उत्पादन क्षेत्र वगैरह ढंग से याद कर लेने हैं, किस क्षेत्र में किसका उत्पादन ज़्यादा होता है, या मतलब कि किस प्रकार किसका उत्पादन क्षेत्र या आवश्यक दशाएं वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ढंग से आपको समझना है। उसके बाद इसमें दूसरा अगर कोई पार्ट मैं बताऊं आपके लिए तो वो हो छठा भी देख सकते हो, बढ़िया पार्ट है। छठा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर सातवां इम्पोर्टेंट है। तो एक तो पांचवा पार्ट ढंग से देख ले, एक सातवां पार्ट ढंग से देखें इस किताब का, जिससे कोई बड़ा क्वेश्चन आने की मुझे संभावना लग रही है। बाकी सब भविष्य के गर्भ में है भाई, मैं कोई आपका पेपर सेट नहीं करूँगा, पर मेरा एक अनुमान मैं आपको सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो या इसके जो महत्वपूर्ण पार्ट हैं, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, है ना, पार्ट और बिंदु और प्रश्न हैं, इन पर अगर आपके लिए स्पेशल सेशंस लेकर आता रहूं, ऐसी ही वीडियो छोटी छोटी मैं आपके लिए लेकर आऊं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, है ना। मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो में। धन्यवाद।